प्रश्न आपसे करेगा टिटनस क्या होता है, इसके रोग के कारक क्या होते हैं, यह कैसे फैलता है, इसका अवधि अब कितना होता है। चलिए हम लोग जो है इसको पहले अच्छे से देख लेते हैं। टिटनस क्या होता है। आप लोग को पता होगा कि लोग जब किसी को घाव होते रहता है या कहीं से ब्लीडिंग आते रहता है तो लोग कहता है खुला पैर मत चलो। खुला पैर आखिर चलने की सलाह क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो टिटनस होता है ना, यह टिटनस का जो स्पोर होता है, जो उसका सूक्ष्म जीव का जो फैलने वाला जो स्पोर होता है ना, वह मिट्टी में ही जो है रहता है, मिट्टी में ही रहता है। अब खुला पैर कोई चलेगा और किसी को शरीर में कहीं पे घाव है या ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में वह जो स्पोर मिट्टी में है और खुला पैर चलने से पैर के माध्यम से उसको कटे फटे जगह, ब्लीडिंग वाले जगह पर प्रवेश करेगा और वह जो है वहाँ पे टिटनस उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें होता है। बाकी टिटनस एक जो है बैक्टीरियल जो है इन्फेक्टस रोग है, ठीक है ना, समझिएगा। यह एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यानी जीवाणु जनित रोग है। इसमें मुख्यतः रोगी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है। मुख्य रूप से टिटनस में व्यक्ति के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तन ही इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। पैथोजन या ट्रांसमिशन। पैथोजन के मतलब होता है रोग प्रसारित करने वाला सूक्ष्म जीव जो रोग के कारण बनता है, वही रोग कारक होता है। और प्रसार मतलब ट्रांसमिशन मतलब कैसे फैलता है। टिटनस का रोग कारक जो होता है वह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु होता है। रोग कारक का मतलब ही होता है कि रोग का कारण। तो रोग का कारण यानी टिटनस का जो कारण होता है वह एक सूक्ष्म जीव होता है जो जीवाणु बैक्टीरिया होता है और इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। देख लीजिए हिंदी इंग्लिश में स्पष्ट लिखा है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, यही बैक्टीरिया का नाम होता है, समझ गए ना। यानी टिटनस से ही रिलेटेड टिटेनी है और पहले क्लोस्ट्रीडियम लगा दीजिएगा और टिटेनी लिख दीजिएगा तो यह इसका बैक्टीरियल हो जाएगा। ओके, आगे है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के। अब ये फैलता कैसे है देख लीजिए। अब ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी सूक्ष्म जीव है जो रोग का कारण बनता है, इसका जड़, इसका स्पोर जो होता है शरीर में घाव के माध्यम से जो है प्रवेश कर जाता है और यह जो है मिट्टी में या पानी में जो है रहता है। कौन, यह स्पोर जो है खुला मिट्टी में पानी में घुला हुआ रहता है जीव विष के रूप में। और जैसे ही इसके संपर्क में कोई खुला व्यक्ति आता है जिसको घाव वगैरह हुआ हो तो उसको जो है घाव के माध्यम से यह प्रवेश कर जाता है अंदर में, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के स्पोर। समझ गए। चलिए अब हमसे ये भी पूछा गया कि इसका उद्भवन अवधि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। अब आप सेकेंड ईयर में है तो इंक्यूबेशन पीरियड जान रहे होंगे कि क्या होता है। मतलब एक व्यक्ति है उसमें संक्रमण प्रवेश किया, ठीक है, प्रवेश करने से लेकर और कोई भी संक्रमण अपना लक्षण दिखाता है तो लक्षण दिखने तक के अवधि को प्रवेश करना, कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद वह इन्फेक्शन करने लगेगा बॉडी में और लास्ट में वह अपना लक्षण दिखा देता है। तो प्रवेश करने से लेकर लक्षण दिखने तक के जो अवधि होते हैं इसी अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। समझ गए। चलिए इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यह रोग जो है टिटनस जो होता है 2 से 21 दिन तक रहता है। ये जो संक्रमण जो टिटनस होता है यह 2 से 21 दिन के जो है अंदर यह अपना लक्षण दिखाई स्पष्ट कर देता है। तो यही इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बाकी यहाँ पे जितना ऊपर अभी तक देखे सबका इंग्लिश यहाँ पे हम दे रखे हैं तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे पूछेगा आपसे लक्षण रोग कारक तो जान गए कि इसके कारण होता है। अब जानिए लक्षण। इसमें अगर किसी को ये टिटनस हो जाएगा तो क्या क्या लक्षण जो है सिम्टम्स दिखेंगे। सबसे पहले गर्दन, चेहरे एवं जबड़े की पेशियाँ में ऐंठन होगा, क्योंकि यह नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ऊपर अभी देखे हैं। तो जब नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा ना तो व्यक्ति के हाथ पर कांपने लगेगा, शरीर में ऐंठन होने लगता है, ठीक है ना। अनैच्छिक गति मूवमेंट जो है बॉडी में होने लगता है, क्योंकि आपके बॉडी पर नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। लेकिन जब वो नर्वस सिस्टम ही प्रभावित होने लगेगा तो आपके बॉडी कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो जिससे क्या होगा, गर्दन, चेहरे और जो जबड़ा होता है वह पेशियाँ, उस मसल्स में ऐंठन, स्पाज्म आने लगेगा। धड़कन तेज हो जाएगा, टेकिकार्डिया जिसको कहते हैं। अत्यधिक पसीना आने लगेगा, डाइफोरेसिस जिसे कहते हैं। हल्का बुखार, लो ग्रेड का फीवर भी रहेगा इसमें टिटनस वाले को। निगलने में कठिनाई होगा, क्योंकि गर्दन में ऐंठन होगा तो निगलने में कठिनाई होगा ही होगा। जबड़ा मजबूती के साथ बंद होगा, इसी को लॉक जॉक कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि लॉक जॉक किस बीमारी में होता है, तो लॉक जॉक यही टिटनस में ही होता है।
लॉक जॉ का मतलब होता है कि जबड़ा जो है मजबूती से बंद होना, यानी मुंह जो है दांत पे दांत जो बैठता है और जबड़ा जो बंद होता है वह मजबूती के साथ होने लगता है। व्यक्ति का जो है दांत बैठने लगता है, मुंह कम खुलने लगता है, समझ गए ना। शरीर का धनुष के आकृति में मुड़ना। टेटनस वाला का सबसे महत्वपूर्ण एक लक्षण होता है कि जो बॉडी होता है धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है धनुष के आकृति में, हाथ या पैर, समझ गए। ऐंठन के दौरे आना। अब जो है सीजर दौरा आएगा, चूँकि तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है तो दौरा आने ही लगता है। शरीर में नीलापन होता है, साइनोसिस होता है, ऑक्सीजन का कमी होने लगता है और व्यक्ति में अत्यधिक बेचैनी होने लगता है। तो टिटनस एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर नहीं होता है तो नहीं, और होता है तो व्यक्ति में पूरा जो है नर्वस सिस्टम को ही अस्त व्यस्त कर देता है, जिससे अनेक प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको बता दिए, ये लक्षण ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब इसका निदान क्या हो सकता है। लक्षण तो देख लिए कि भाई इसमें लक्षण ये होगा। अब इसका डायग्नोसिस, इसमें कौन कौन से निदान करके व्यक्ति को ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो निदान में कोई भी बीमारी हो उसको 2-3 चीज़ों सबसे पहले आप लिखते हैं। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण। दूसरा लक्षणों की उपस्थिति के जाँच। तीसरा ब्लड कल्चर की जाँच। ओके ना। इतिवृत्ति लेना, हिस्ट्री कलेक्शन, ये सब नॉर्मल है, सभी बीमारी में लिख सकते हैं। ओके, बाउंड कल्चर का टेस्ट। अब मान गए आपके बॉडी में जहाँ भी घाव है और ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उस घाव के जो है टेस्ट किया जाता है, उसके कल्चर टेस्ट किया जाता है और पता किया जाता है कि कहीं इसमें संक्रमण, टिटनस तो नहीं हो गया है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड की जांच किया जाता है, वही बातें हैं। तो ये सब डायग्नोसिस है, मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसका जटिलता क्या है। जटिलता का मतलब है कि मान गए अगर किसी को टिटनस हो रखा है लेकिन वो उसको पता नहीं है कि हमें टिटनस है और वो इधर उधर से दवाई खा रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है और धीरे धीरे उसका बॉडी में और ज़्यादा जो है इफेक्ट बढ़ते जा रहा है, तो इस कारण से उससे जो है जटिलता हो सकता है नहीं ध्यान देने पर। और यह जटिलता कॉम्प्लिकेशन जो है और अदर बीमारी उत्पन्न कर सकता है, जैसे निमोनिया, समझ गए ना। फेफड़ों की एल्वोली में अस्थायी संकुचन होना, मतलब एक तौर पे कहा जाए तो यह आपके जो है फेफड़ा को प्रभावित करेगा। जटिलता में फेफड़ा में निमोनिया हो सकता है। फेफड़ा का जो एल्वोली होता है, वायु कोष्ठक, उसमें परमानेंट जो है संकुचन हो जाएगा। संकुचन हो जाएगा तो उसमें हवा भरेगा नहीं। पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, यानी आप पता है पेप्टिक अल्सर पढ़ा दिए हैं क्या होता है। कार्डियक अर्थेमिया होगा। कार्डियक अर्थेमिया का मतलब होता है कि हृदय में कहीं भी जो है सूजन वगैरह हो सकता है। उसके बाद है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ा में जो है इम्बोलिज्म बन जाएगा, समझ गए ना, जिससे रुकावट आएगा श्वसन में। और लास्ट में डेथ भी हो सकता है, अगर नहीं इलाज कराने पर, गंभीर समस्या होने पर डेथ भी हो सकता है, टिटनस जिसको पकड़ लेगा तो ज़्यादातर देखिए हृदय फेफड़ा से ही रिलेटेड इसमें जटिलता है, बाकी एक डेट है और एक पेप्टिक अल्सर है, समझ गए। तो ये सब जटिलता याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जटिलता भी देख लिए, तो अब इसका उपचार देखेंगे कि भाई बीमारी है तो कोई ना कोई उपचार तो होगा ही। बिल्कुल उपचार है। रोगी को ATS एंटी टिटनस सीरम का इंजेक्शन देना चाहिए। अगर किसी को टिटनस अगर हो, पहचान में आ जाता है कि टिटनस है, तो उसको ATS का इंजेक्शन देते हैं। ATS का मतलब होता है एंटी टिटनस सीरम, इसका इंजेक्शन देनी चाहिए। रोगी को जो भी इसके अलावा और लक्षण दिखते हैं उस लक्षण का जो है प्रबंध करेंगे। जैसे बुखार होता है तो बुखार का देंगे, ऐंठन होगा तो एंटी एस्पाज्मेटिक दवाइयाँ देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार से उल्टी होगा तो उल्टी के लिए, अगर श्वसन के कमी है तो उसके लिए ऑक्सीजन देंगे, समझ गए ना, ब्रोंकोडिलेटर भी देंगे। तो ये सब दवाइयाँ लक्षण के हिसाब से दिया जाता है किसी भी बीमारी में। तो यही है लक्षण। बुखार के लिए एंटीबायोटिक, फ्लूइड कमने पर शरीर में IV फ्लूइड देंगे, आदि चीज़ें लक्षण के प्रबंध कर सकते हैं। रोगी में टिटनस के लक्षण उत्पन्न हो तो डाइजापाम दिया जाता है। डाइजापाम एक सिडेटिव दवाइयाँ होता है जो क्या करता है, यह बॉडी को जो है गति, मूवमेंट को जो है रोकता है, व्यक्ति को शांत करता है, समझ गए ना, रिलैक्स करता है। तो यह जो है रोगी के लक्षण, टिटनस के अगर लक्षण उत्पन्न हो तो डाइजेपाम दिया जाता है। ओके, पेशियस शिथिलक औषधियाँ देनी चाहिए, वही है एंटी एस्पाज्मोटिक दवाइयाँ जो है देनी चाहिए पेशेंट में, क्योंकि इसमें पेशिया को जो है क्या करता है, संकुचित करने लगता है, ऐंठन होने लगता है, तो उसके लिए दवाइयाँ देनी चाहिए। और इन सब दवाइयाँ एंटी सीरम के इंजेक्शन से हम जो है इसका उपचार करते हैं और सारे जो भी लक्षण उसमें दिखे उस लक्षण का भी दवाई देते हैं। तो इस प्रकार से टिटनस का इलाज होता है। अब रही बात टिटनस का, तो इलाज हो जाएगा, लेकिन टिटनस एक संक्रामक रोग है तो इसके रोकथाम और नियंत्रण भी जो है प्रयास करनी चाहिए।
कोई भी संक्रामक रोग हो, आपसे पूछ सकता है कि इस संक्रामक रोग का रोकथाम और नियंत्रण बताएं। सब संक्रामक रोग का रोकथाम और नियंत्रण संभव है, आप लिख सकते हैं। कैसे, देख लीजिए। टिटनस के बारे में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। अब रोकथाम नियंत्रण में कोई भी बीमारी का संक्रामक वाले में ये जरूरी होता है कि बीमारी के बारे में आप जानें। अगर बीमारी के बारे में जानेंगे तो आप उसके कंडीशन के बारे में जानेंगे तो इसके प्रति एक्टिव रहेंगे, और जैसे ही ऐसे लक्षण दिखाई देगा डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। तो रोकथाम तभी आप कर सकते हैं जब टिटनस के बारे में लोगों को शिक्षा देंगे। ओके, सभी शिशुओं को डीपीटी वैक्सीन द्वारा, ठीक है ना, निर्धारित समय अनुसार इम्यूनाइजेशन करनी चाहिए। डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस होता है, यह 3 बीमारी के लिए जो है दिया जाता है। तो जो आप लोग को पता है, वैक्सीन चार्ट फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो उसमें डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है, समझ गए। तो यह डीपीटी का वैक्सीन तीनों बीमारी से बचाता है, डिप्थीरिया से, पर्टुसिस से, टिटनस से। तो यह इम्यूनाइजेशन करना चाहिए बच्चे में, शिशु में, ताकि आगे टिटनस की संभावना कम हो। ओके, सभी शिशुओं को 5 वर्ष पर डीपीटी या आईटी का जो है बूस्टर डोज दी जाती है। अब सभी शिशु जो होता है उसमें टिटनस की संभावना को और ज़्यादा कम करने के लिए जो है डीपीटी का बूस्टर डोज जो है 5 वर्ष पर लगता है। ओके ना। चौथा है, गर्भवती स्त्रियों का टिटनस का टीकाकरण करना चाहिए। प्रथम टीका गर्भावस्था के 16 से 18 सप्ताह पर, वह प्रथम टीके के 1 महीने के बाद दूसरा टीका। अब होता यह है कि मान गए गर्भवती कोई स्त्री है, कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये गर्भवती हो चुकी है, तो उसको प्रथम टीका आप दिवा दीजिए, और प्रथम टीका देने के जो है 1 महीने बाद जो है दूसरा टीका आप दिवा सकते हैं टिटनेस का, समझ गए। तो यह 2 टीका गर्भवती प्रेगनेंसी में पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह जो है होने की खतरा रहता है, और उससे जो है महिला को टिटनेस ना हो, तो इसके लिए जो है क्या किया जाता है, आपको दिया जाता है यह इंजेक्शन, यह टीकाकरण दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम रोकथाम कर सकते हैं, बूस्टर डोज देकर, शिशु में वैक्सीन देकर, महिलाओं में गर्भवती होने पर यह टीकाकरण देकर, समझ गए, लोगों में स्वास्थ्य शिक्षा देकर, इन सब से जो हम रोकथाम नियंत्रण कर सकते हैं टिटनेस का। तो ये रहा आपका टिटनेस। यहाँ पे नीचे उपचार और रोकथाम का इंग्लिश यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप जो भी लोग हैं यहाँ पे अच्छे से इसको समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा दिया टिटनेस के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ऊपर। तो डियर यहाँ पे देख लीजिए, अब हम आ चुके हैं इन्फ्लुएंजा के ऊपर, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंजा भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा इस बार जो है वायरल भी हुआ था, तो इस कारण से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इन्फ्लुएंजा के बारे में। तो चलिए हम लोग आज इसी के बारे में देखेंगे डिटेल से। मैं बता दूं कि संक्रामक रोग आपको पोलियोमेलाइटिस पढ़ा ही दिए, आज 2 हो ही जाएगा, 3 हो गया। 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना है, आपको बताएंगे, समझ गए चीज़ों को, और वह 2-3 एक वीडियो और आएगा जिसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन्फ्लुएंजा होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए, इन्फ्लुएंजा यह एक माइक्रो वायरस जनित संक्रामक रोग है जिससे रोग को श्वसन तंत्र संक्रमित होता है। इन्फ्लुएंजा जो है ज़्यादातर यह रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, समझ गए चीज़ों को। ज़्यादातर यह रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी संक्रमण तंत्र को ही प्रभावित करता है। इसमें होता यह है, इन्फ्लुएंजा को हम लोग जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जानते हैं, जिसको फ्लू के नाम से भी जानते हैं। आप लोग देखे होइएगा कि फ्लू, अब फ्लू में अलग अलग कैटेगरी होता है, आई फ्लू होता है, अलग अलग फ्लू होता है। तो नॉर्मली इन्फ्लुएंजा को हम लोग फ्लू के नाम से भी जानते हैं, और यह फ्लू आप लोग को पता है H1N1 वायरस से होता है। तो कहीं पे अगर आपको फ्लू लिखा रहेगा तो ये मत समझ लीजिएगा कि यह जो है अलग है, फ्लू जो है इन्फ्लुएंजा के कैटेगरी का ही है, समझ गए ना। जो दोनों का काम होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम को ही यह प्रभावित करता है, समझ गए। और आगे जानिएगा, देख लीजिए रोग कारक क्या होता है। रोग कारक क्या होता है, तो रोग कारक जो होता है वह माइक्सिको वायरस होता है, समझ गए ना, जिसको हम लोग पैरामाइक्सिको वायरस कहते हैं ना, वही होता है। माइक्सिका वायरस जो है ABC टाइप है, इसका ABC ध्यान में रखिएगा। इन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस ABC के नाम से भी जानते हैं। अभी मैंने बताया कि ये जो इन्फ्लुएंजा है इसको इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे भाषा में इसे फ्लू भी कहा जाता है, जो H1N1 वायरस के कारण होता है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए, जहाँ भी इन्फ्लुएंजा आएगा वहाँ भी फ्लू आएगा ही आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इन्फ्लुएंजा के बारे में समझ गए कि इन्फ्लुएंजा को कहीं कहीं फ्लू भी लिखता है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी लिखेगा, टेंशन नहीं लेना है। यह जो है मेनली रूप से रिस्पायरेटरी सिस्टम को जो है प्रभावित करता है, और साथ साथ में व्यक्ति को जो है कॉमन कोल्ड भी रहता है। तो ये चीज़ें समझिएगा, समझ गए।
इसकी अवधि, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात किया जाए तो यह 1 से 4 दिन का होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिन में यह अपना लक्षण दिखा देता है। इसके प्रसार की बात किया जाए फैलने का, तो यह जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से फैलता है। एवं आप लोग जानते हैं कि रिस्पायरेटरी जो भी डिजीज होता है वह ज़्यादातर ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है। तो चूँकि यह भी रिस्पायरेटरी डिजीज जो है सिस्टम को प्रभावित करता है, तो यह भी बिंदुक संक्रामक ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है। यह प्रायः किसी भी आयु में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ जो है बच्चे या बूढ़े में ही होगा, ठीक है ना। यह किसी भी एज में हो सकता है, परंतु ये स्कूली जो बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा होने की संभावना होता है, क्योंकि वहाँ प्रसार के लिए संपर्क की बहुत ज़्यादा बहुलता होती है। एक साथ कितने कितने बच्चे बैठते हैं, इस कारण से फैलने की संभावना वहाँ ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण से यह जो है आपके हो गए इन्फ्लुएंजा के प्रसार के बारे में। इन्फ्लुएंजा होता क्या है, अब इस चीज़ को जो है मैंने यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, टोटल डिफिनीशन से लेकर कॉज और साथ में इसके टोटल चीज़ें। अब कारण भी जान गए कि किसके कारण होता है। पैरामेक्सिको वायरस के कारण होता है, टाइप ABC के कारण, या फिर RNA इन्फ्लुएंजा वायरस ABAC के कारण भी हो सकते हैं, या दूसरी भाषा में कहा जाए तो जो फ्लू होता है इसी को कहा जाता है, और वह H1N1 के कारण, वायरस के कारण होता है। ओके, लक्षण देखिए इसमें। अब कारण जान गए तो लक्षण जानिए कि यह संक्रमण जो होता है किन किन लक्षणों को दिखाता है। तो अचानक ठंड लगना, बुखार आना, सडन ऑनसेट विथ चिल्ड एंड फीवर। अब जैसे ही इन्फ्लुएंजा होता है तो यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता तो है, बट साथ में यह बुखार ठंड के साथ में आता है, ठीक है ना। कॉमन कोल्ड जो है हो जाता है पेशेंट में। सिर दर्द, हेडेक होने लगता है। आप लोग जानते हैं बुखार और ठंडा लगता है तो सर दर्द होने ही लगता है। पेशियों में दर्द होने लगता है, माइलेजिया, सूखी खांसी व नाक बहने लगता है जिसे राइनोरिया कहते हैं, ठीक है ना। खराश होना, गले में खराश होने लगता है चूँकि गले को ही प्रभावित करता है। थकान एवं कमजोरी, फैटिग एवं वीकनेस होता रहता है। तो जो इन्फ्लुएंजा होता है मुख्य रूप से रिस्पायरेटरी सिस्टम और गले को प्रभावित करता है, और ये सारे जो है लक्षण यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इस सारे के सारे लक्षण, थकान, कमजोरी, खराश होना, सूखी खांसी, नाक बहना, पेशियों में दर्द होना, सिर दर्द होना, ठंडा लगना, बुखार आना, ये सब इसके लक्षण हो गए। रही बात इसमें डायग्नोसिस की, निदान की, तो निदान के लिए भौतिक शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन, लक्षणों की जांच की जाती है, जैसे गले में खराश होना, सांस लेने में तकलीफ होना, श्वसन तंत्र का समस्या रहेगा, ठंडा लगेगा, थकान होगा, तो जो है लक्षणों की जांच किया जाएगा कि कहीं इसमें इन्फ्लुएंजा का तो लक्षण नहीं है। थ्रोट स्वेब कल्चर, मतलब गले का जो स्वेब होता है उसका कल्चर टेस्ट किया जाता है चूँकि यह गले को प्रभावित करता है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, मतलब रक्त का जाँच, खून का जांच भी किया जाता है। तो संक्रमण में खून जांच तो होता ही होता है। तो ये सारे चीज़ निदान हो गए, इसको आप लोग देखिएगा। अब रही बात लक्षण निदान जान गए, तो अब इसका जो हम लोग रोकथाम कैसे करेंगे, प्रिवेंशन, इससे कैसे बचेंगे, देख लीजिए। रोकथाम करने के लिए जो है क्या होगा, पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे, यानी पृथक, सबसे अलग, नॉर्मल बीमारियों से अलग रखेंगे चूँकि यह एक संक्रामक बीमारी है। बाल अवस्था के दौरान इन्फ्लुएंजा के प्रति टीकाकरण कराया जाता है। जब बच्चा जब रहता है बाल अवस्था में तो इन्फ्लुएंजा के प्रति इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है। आगे है, रोगी को बात करते समय या खांसते समय मुंह ढकने के लिए कहना चाहिए। अब हाँ, आगे होता यह है कि चूँकि यह ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है तो इसके रोकथाम में आपको यह भी करवाना होगा कि अगर किसी को यह हो चुका है तो किसी दूसरे को ना हो, तो इसके लिए रोकथाम में खांसते समय, छींकते समय मुँह को ढकने के लिए कहना चाहिए। रोगी को नियमित रूप से हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि गंदे हाथों से भी हो सकता है। तो इस मतलब संक्रमण तो आप लोग जानते हैं कहीं से भी हो सकता है, जहाँ से भी मिलेगा मौका प्रवेश कर जाएगा। तो इसके लिए नियमित जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रोगी से बात करते समय मास्क पहनना जरूर चाहिए, और रोगी को स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए कि कैसे एक वायरल संक्रमण में रखना चाहिए अपने आप को, इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। ओके, तो ये सब जो है रोकथाम हो गया। रोकथाम में कुछ विशेष नहीं होता है, एक प्रकार से हेल्थ एजुकेशन ही दिया जाता है पेशेंट को। अब ये हो गया रोकथाम। अब रही बात उपचार कैसे करेंगे। अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो चुका है तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, इन्फ्लुएंजा में क्या प्रभावित होता है, मेन रूप से सबका हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए एंटीवायरल ड्रग का उपयोग करते हैं, जैसे एमेंटाडाइन और रिमेंटाडाइन। याद रखिएगा, एंटीवायरल ड्रग होता है एमेंटाडाइन, रिमेंटाडाइन, ये याद रखिएगा। रोगी को लक्षण का प्रबंध किया जाता है, जैसे बुखार के लिए एंटीपायरेटिक देते हैं, उल्टी के लिए एंटीइमेटिक्स देते हैं, शरीर में तरल कम होने पर IV फ्लूइड देते हैं। तो ये सब लक्षण के प्रबंध होते हैं। ओके, और आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल आप जब जाते हैं ना बुखार के लिए इलाज करवाने,
तो डॉक्टर आपको ताकत की दवाइयाँ देते हैं, डॉक्टर आपको जो है उल्टी अगर मन होता है तो उल्टी का भी दवाइयाँ देते हैं, फीवर का तो देते ही है, हेडेक होता है हेडेक का भी देते हैं। तो बीमारी भले ही एक हो लेकिन उसमें लक्षण बहुत सारे दिखते हैं और उस लक्षण का सिम्प्टोमेटिक दवाइयाँ भी दिया जाता है। समझ गए चीज़ों को। इसी प्रकार से इन्फ्लुएंजा तो है, गले को और श्वसन तंत्र को प्रभावित तो ज़्यादा करता है, बट इसमें और जो जो लक्षण हम लोग देखे हैं उसका भी इलाज किया जाता है। तीसरा देखिएगा, सूखी खांसी के लिए एक्सपेक्टोरेंट गुइफेंसिन का उपयोग किया जाता है। समझ गए ना। एक सूखी खांसी के लिए एक्सपेक्टोरेंट के रूप में जो भी आपको कफ सिरप हो उसका उपयोग करते हैं। रोगी को एनाल्जेसिक दिया जाता है दर्द के लिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल देना चाहिए। समझ गए। सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की स्थिति में एंटीबायोटिक्स देते हैं। दूसरा और कोई इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। समझ गया चीज़ों को। और ये सारे चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है तो जाहिर सी बातें हैं पेशेंट में श्वसन का सांस लेने में तकलीफ होगा, तो उसके लिए ऑक्सीजन O2 थेरेपी भी जो है पेशेंट को देंगे O2 मास्क से। समझ गए चीज़ों को, ताकि पेशेंट को जो है श्वसन में अच्छा हो सके। तो ये चीज़ हो गया। बाकी चाहें तो श्वसन के अच्छे करने के लिए सल्बूटामोल दवाइयाँ होता है जो ब्रोंकोडिलेटर के काम करता है, श्वसन नली को फैलाता है जिससे श्वास लेना आसान होगा। तो ये सब भी जो है आपको देते हैं। ओके, तो यह हो गया उपचार, यहाँ रोकथाम सब चीज़ बता दिए। अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, नीचे हमने इंग्लिश में दे रखा है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इसका कारण, इसका चिन्ह, लक्षण और इसका उपचार सब चीज़ लिखना है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे एग्जाम के दृष्टिकोण से हो या फिर नॉलेज के दृष्टि से हो। ब्रेस्ट कैंसर बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसको देखते हैं। MSN 2 का है, MSN 2 में ही ENT उसके बाद कैंसर ऐसा पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी कैंसर हो, मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि कोई भी कैंसर हो, किसी भी ऑर्गेन का कैंसर पूछे कोई दिक्कत नहीं है। सीधा लिखना है कि यह एक असमान होता है। कैंसर एक ऐसा स्थिति होता है, चाहे किसी भी ऑर्गेन का कैंसर हो, किसी भी जगह का, वह असमान ही होता है। ठीक है, असमान स्थिति ही होता है। तो यह एक असमान स्थिति है, समझ गए, जिसमें स्तन के ऊतकों या फिर जो कोशिका होता है उसमें कैंसर विकसित हो जाता है। चाहे ऊतक में होगा तो कैंसर सेल में तो हो ही जाएगा ना, बात वही है, इसलिए ऊतक यहाँ पे लिख देता है, क्योंकि ऊतक जो है सेल से ही मिलकर बना है। तो जो स्तन का ऊतक या जो आपके क्या बोलते हैं उसको सेल है, उसमें कैंसर विकसित हो जाते हैं, कैंसर कोशिका विकसित हो जाता है। ठीक है, अब विकसित कैसे होता है, तो जब ब्रेस्ट की कोशिकाएं असमान एवं अनियंत्रित विभाजित होकर नई कोशिकाओं की गांठ बनाती है, तो इससे जो है ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। वही चीज़ें हैं कि ये जो होता है जब कोशिका अनियंत्रित मतलब बिना किसी कंट्रोल के एबनॉर्मल असमान तरीके से और तीव्र गति से विभाजन होता है, तो जो है यह जो है क्या होता है, आपके क्या हो जाते हैं, इसमें ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाला है, यहाँ पे असमान और अनियंत्रित लिखा है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे तीव्र गति से नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यह एक मेलिग्नेंट ग्रोथ होता है। अब मैं आपको पढ़ाया हूँ कि बेनाइन सेल और मेलिग्नेंट सेल क्या होता है। बेनाइन वो होता है जो तीव्र गति से और अचानक से जो है होने वाला ट्यूमर होता है, लेकिन वह थोड़े दिन के लिए कम गंभीर होता है। लेकिन जो मेलिग्नेंट होता है, ये मेलिग्नेंट वाला जो सेल होता है, जो ट्यूमर होता है, इस प्रकार का कैंसर, यह धीरे धीरे विकसित होता है और यह बहुत ज़्यादा घातक होता है, और यह ट्यूमर जो है होने के बाद व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मृत्यु की तरफ ले जाता है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर किस प्रकार का सेल में ग्रोथ है, तो मेलिग्नेंट है, यानी यह काफ़ी घातक जो है होता है। ठीक है, इसलिए इसमें तीव्र नहीं रखा है, क्योंकि यह मेलिग्नेंट ग्रोथ है, इसमें असमान और अनियंत्रित रूप से विभाजित होता है और यह कोशिकाओं का एक ट्यूमर यानी लंप यानी गांठ बना देता है। इसीलिए इससे जो है ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। इसीलिए देखते होइएगा, अगर किसी गर्ल्स को या फिर फीमेल को अगर ब्रेस्ट में कोई लंप यानी गांठ महसूस होता है तो उसको स्क्रीनिंग किया जाता है कि कहीं कोई कैंसर का तो लक्षण नहीं है। ठीक है, तो यही जो है हमारा ब्रेस्ट कैंसर हो गया। समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से देख लीजिए, जैसे यह ब्रेस्ट है, ठीक है, ब्रेस्ट का पार्ट है। अब यह जो है सब मेमोरी ग्लैंड होता है जो दूध को क्या करता है, सिक्रेशन करता है। यहाँ पे डक्ट्स है, ये सब डक्ट्स है, ठीक है, और यह आपका लिम्फ नोड्स, ये सब लिम्फ नोड है, ठीक है, ये सब लिम्फ नोड है, ठीक है, लगा हुआ है। उसके बाद लोबुल्स है, ये सब लोबुल्स है, ठीक है, ये वाला जो है ये सब लोबुल्स है। ओके, और यह पूरे क्या है, मांसल्स क्षेत्र है जो कि ब्रेस्ट का रचना है। ठीक है, लेकिन इसी ब्रेस्ट
ब्रेस्ट में एक जो सब बना हुआ है, इसमें क्या होता है कि एक छोटा छोटा उत्तक मिलकर एक गांठ सा बना देता है, जो ये ब्लैक वाले क्षेत्र को देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला क्षेत्र है, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र जो है यही आपका क्या है, कैंसर का सेल है, कैंसर का उत्तक है, समझ गए। और यही ब्रेस्ट को क्या किया है, जब इतना बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे ये और बड़ा हो सकता है, यह और बड़ा हो सकता है और ज़्यादा ब्रेस्ट को कर दे। तो ये सारे जो है आपके यही छोटे से धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, समझ गए। चलिए फिगर में दिखा दिए। अब यहाँ पे देखिए इसके कॉज क्या होते हैं, कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या कारण होते हैं। तो देखिए मेजर जो कारण होते हैं, कुछ प्रमुख कारण जो होता है निम्न प्रकार से होता है। इस कारण को देखिए, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है तो आप नोटिस कीजिएगा, आपको इन सब चीज़ों से बचना है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ कैंसर से बचना है तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ये सब कारण होता है। ठीक है, सबसे पहला है अर्ली मेनरिक एंड लेट मेनोपॉज। ऐसा होता है कि किसी को कम समय में ही जो है मेनार्की यानी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। ठीक है, मासिक धर्म कम आयु में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, और अधिक आयु में बंद होता है। तो ये कारण जो है हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। जैसे नॉर्मली 12 से 16 उम्र है, लेकिन किसी का मान गए 10 में ही हो जाए। ठीक है, 10 साल में ही ये शुरू हो जाए, 11 में ही शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है 12 में भी हो जाए। तो ये सब आपके कम उम्र में शुरू होना एक कारण बनता है। और जो आपके 45 से 55 समय रखा गया है मेनोपॉज का, यह इतना में नहीं होकर हो सकता है 60 साल में हो। ठीक है, हो सकता है 56 साल में हो सकता है 55 भी हो सकता है इसमें। तो ये लेट से बंद होना भी एक कारण बनता है। ओके, या फिर रेडिएशन एक्सपोजर, मतलब बी किरणों के संपर्क में अगर बहुत ज़्यादा आप रेडिएशन क्षेत्र में रहते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन वगैरह हो गया, इस सब के रूम में अगर बहुत ज़्यादा देर आप रहते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं अगर, तो एक कारण आपके हो सकता है कैंसर का। ठीक है, हार्मोनल औषधियाँ लेना, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जो हार्मोनल को प्रभावित करता हो या उसमें वृद्धि करता हो, तो ये आपके ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आप तेल वाला भोजन ले रहे हैं तो उससे फैट बढ़ेगा और फैट जमा होगा ब्रेस्ट में, और उससे क्या हो जाएगा कि कैंसर का रूप ले लेगा। ओके, मोटापा, अगर बहुत ज़्यादा अंदर में मोटापा हो रहा है तो ये भी कारण हो सकता है। अगर हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, तो ये भी कारण बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर एल्कोहलिज्म है, बहुत दिनों से मद्यपान कर रहे हैं तो ये भी कारण हो सकता है। धूम्रपान स्मोकिंग भी बहुत दिनों से हो रहा है तो ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, और एवॉइड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब स्तनपान नहीं कराना, यह भी एक प्रमुख कारण है कि जो भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग अपना महिला नहीं करवाती है अपने बच्चे को, उसको प्रॉब्लम ये होता है, गांठ होता है ब्रेस्ट में और फिर वो कैंसर हो जाता है। बार बार कोई चीज़ का संक्रमण होना, ठीक है ना, ब्रेस्ट में बार बार संक्रमण होना, और ब्रेस्ट के संक्रमण को मास्टाइटिस कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, कि प्रीवियस या ब्रेस्ट लंप यानी स्तन में समान जो है गांठ होना, अगर पहले कोई नॉर्मल सा गांठ था उसको आप अनदेखा कर दिए हैं तो ये रीजन बन सकता है कैंसर का। ओके, उसके बाद है इंडोमेट्रियल या ओवरियन कैंसर, अगर कोई फीमेल को गर्भाशय का या अंडाशय का कैंसर है तो ये चांसेज है, एक कारण बन सकता है कि उसका ब्रेस्ट में भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ब्रेस्ट में ट्रॉमा यानी चोट लगना भी एक के कारण आपके ब्रेस्ट कैंसर का हो सकता है। तो ये सब के सब हम लोग कारण देखे हैं जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। ओके, चलिए अब कारण के बाद हम लोग इसका लक्षण देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद क्या क्या लक्षण प्रकट हो सकते हैं, किसी में क्या क्या चीज़ें लक्षण दिख सकते हैं। ठीक है, देखिए लक्षण में ये नहीं होता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे सिर्फ लक्षण दिखेगा, लक्षण आपके उस बीमारी का संपूर्ण शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, तो आपको जो है हर एक चीज़ों से लक्षण नोट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ब्रेस्ट कैंसर के निम्न लक्षण प्रकट होते हैं, कौन कौन से, यह भी हिंदी इंग्लिश में दिया है, देख लीजिए। स्तन में सूजन, एडिमा इन ब्रेस्ट, ठीक है, एडिमा इन ब्रेस्ट, ठीक है, देखिए एडिमा होना मतलब लक्षण में दिखेगा कि सूजन होना, ठीक है, गांठ होना, लंप होना। देखिए सूजन और लंप में अंतर होता है, लंप आपके छोटे से एरिया में एक गिल्ठी एक गांठ की तरह हो जाएगा अंदर में, जो महसूस करने छूने पर पता चलेगा, लेकिन जो एडिमा होता है वह दिखने पर भी पता चलता है कि हाँ सूजन फलाने जगह पे है। ठीक है, यह ज़्यादा एरिया को कवर करता है। देखिए उसके बाद है एबनॉर्मल सिक्रेशन, कुछ ऐसे स्राव होंगे ब्रेस्ट से जो असमान सिक्रेशन होंगे, ठीक है, जो अलग होंगे, अलग प्रकार के हो सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिएगा चेंज इन ब्रेस्ट सिमेट्री, ठीक है, मतलब यहाँ पे देख लीजिए जो आकार है, जो समिति है, उस ब्रेस्ट की समिति यानी स्तन के समिति में परिवर्तित होना यानी आकार बदलना। ठीक है, निपल के चारों ओर पपड़ी बन जाना यानी स्केली स्किन, पपड़ी होता है ना, देखते होइएगा कि बहुत ज़्यादा स्किन सूखने के बाद वहाँ पे पपड़ी सा बन जाता है, तो यहाँ भी हो जाएगा। ओके, बुखार हो सकता है पेशेंट को, ओके, क्योंकि गांठ के कारण दर्द होगा और बुखार भी हो सकता है। स्तन में जलन होगा, बर्निंग इन ब्रेस्ट, ओके, खुजली होगा,
ठीक है ना, प्रूरिटिस इन ब्रेस्ट। ओके, और देखिएगा अपने हाथों से गांठ महसूस कर सकते हैं, ये भी एक लक्षण होता है। तो ये सब के सब आपके लक्षण होते हैं जो कि ऊपर मैंने बता दिया। ओके, अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको क्या करना चाहिए, स्क्रीनिंग कराना चाहिए कैंसर का। ओके, उपचार देखिए, शल्य चिकित्सा अर्थात मास्टेक्टोमी इस कैंसर का सर्वाधिक उपयुक्त उपचार है। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे प्रभावी उपचार जो होता है वह जो है सर्जरी, ठीक है ना, सर्जरी यानी शल्य क्रिया। अब जो मास्टेक्टोमी होता है इसमें जो है मास्टाइटिस से मास्टेक्टोमी बनता है, जिसमें स्तन को हटाने की प्रक्रिया को सर्जरी के द्वारा मास्टेक्टोमी कहते हैं। अब ये मास्टेक्टोमी आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हल्का भी हटाया जा सकता है या पूर्ण स्तन को भी हटाया जा सकता है सर्जरी के द्वारा, इसको हम लोग मास्टेक्टोमी कहते हैं। ओके, तो ये तो जान गया कि इसका सबसे प्रभावी उपयुक्त इलाज जो है सर्जरी है, मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी कई प्रकार के होते हैं। अभी जो मास्टेक्टोमी होता है ना, अलग अलग प्रकार के होता है। एक होता है लंपेक्टोमी, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गिल्टी वाले भाग को हटाया जाता है, गांठ वाले भाग को, तो लंपेक्टोमी। पार्शियल मास्टेक्टोमी मतलब आंशिक, मतलब हल्का हटाया जाता है मास्टेक्टोमी के द्वारा, सर्जरी के द्वारा हल्का भाग को हटाया जाएगा, तो पार्शियल मास्टेक्टोमी। रेडिकल मास्टेक्टोमी होता है एक, समझ गए, और एक होता है सेगमेंटल मास्टेक्टोमी होता है, और एक टोटल मास्टेक्टोमी होता है। टोटल में पूरे स्तन को ही हटा दिया जाता है, और एक होता है एक्सिलरी नोड डिसेक्शन। समझ गए चीज़ को। तो इस प्रकार से ये सब आपके मास्टेक्टोमी के प्रकार है अलग अलग, लंपेक्टोमी, पार्शियल मास्टेक्टोमी, रेडिकल मास्टेक्टोमी, सेगमेंटल मास्टेक्टोमी, टोटल मास्टेक्टोमी। समझ रहे हैं चीज़ को, तो ये सब प्रकार है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा अन्य उपचार। अन्य उपचार में मीन्स अदर ट्रीटमेंट है। अदर ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप लोग जानते हैं कि कैंसर में और कौन से जो है चीज़ें उपलब्ध है। तो हम लोग जानते हैं कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी भी है, कीमोथेरेपी भी है। ओके, तो इसमें कुल मास्टेक्टोमी के 3 तरीके से इलाज संभव है। एक तो ऊपर में आप लोग देख लीजिए कि इसके लिए सर्जरी होगा, उसमें मास्टेक्टोमी का अलग अलग सर्जरी है, और 2 ट्रीटमेंट जो कि अन्य उपचार में यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है MSN 1 से, ठीक है ना, MSN 1 से। अब हम लोग जो है MSN 2 का ऊपरा क्वेश्चन देख लिए मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़, MSN 1 का इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होते हैं, इम्यूनिटी के क्या उद्देश्य होते हैं, इम्यूनिटी के क्या प्रकार होते हैं। आपका यह लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है 10 नंबर में, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ सकते हैं, जो कि MSN 1 का, ठीक है। आप लोग फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ें पढ़े होंगे इम्यूनिटी के बारे में, वही इम्यूनिटी यहाँ पर भी आपको पढ़ना है सेकेंड ईयर में भी। MSN 1 में पूछा भी जाता है एग्जाम में, ये मत सोचिए कि नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इम्यूनिटी क्या होता है, पहले इस चीज़ को जानिए। तो नॉर्मली कहा जाए इम्यूनिटी आपके प्रतिरोधक क्षमता होता है, जो आपके विशेष बीमारियों के लिए विशेष जो टीका लगाया जाता है ना, जैसे पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन, टीबी के लिए BCG होता है ना, इस प्रकार से, जैसे कोरोना के लिए कोविड आया था, ठीक है, कोविशील्ड, बहुत सारे टीका आया था। तो ये सब टीका क्या करता है, टीका में भी अलग अलग प्रकार होता है। एक इम्यूनिटी ऐसा भी होता है जो हमारा शरीर खुद से उत्पन्न करता है, समझ गया ना, और एक ऐसा होता है जो हम बाहर से इंजेक्शन वैक्सीन वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के टीके भी होते हैं। अब ये टीका क्या होता है कि जिस भी रोग के लिए टीका लिए, उस रोग के विरुद्ध में यह क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है शरीर में, और उस रोग के जो है सूक्ष्म जीवों को मारता है या वृद्धि को रोकने का काम करता है, इसीलिए हम वैक्सीन लेते हैं। और शरीर में ये क्यों होता है, यह शरीर में जाने के बाद शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और रोगों को रोकता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। उस बीमारी को जो स्पेसिफाइड टीका दिया गया, जैसे टीबी के लिए BCG दिया जाएगा तो वह BCG को रोकता है, BCG के सूक्ष्म जीवों को रोकता है, ठीक है, मतलब टीबी के। अगर टिटनेस के दिया गया है तो टिटनेस के रोकता है, मतलब यह स्पेसिफाई, मतलब विशिष्ट बीमारियों के लिए, विशिष्ट रोगों के लिए विशिष्ट टीका के द्वारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न किया जाता है, वही इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है, ठीक है, जो बीमारियों से लड़ने का काम करता है और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि और विकास को रोकने का भी काम करता है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बताता है, ठीक है। इसी को हम लोग प्रतिक्षरण भी इम्यूनाइजेशन कहते हैं। प्रतिक्षरण जो शरीर में दिया जाता है टीकाकरण, उसे हम लोग प्रतिक्षरण इम्यूनाइजेशन कहते हैं, समझ गए चीज़ को। तो इस प्रकार से यह इम्यूनिटी है, समझ गए ना। चलिए, प्रतिरक्षा से तात्पर्य है उस प्रतिरोधक क्षमता से जिसका काम बाह्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकना या उन्हें मारना है। वही चीज़ें जो मैं बताया कि यह एक ऐसा प्रतिरोधक होता है जो शरीर में बाह्य तरीके से जो भी सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है, या अगर वह कोई रोग हो चुका है तो उसके प्रवेश को है या उसे नष्ट करता है या मारता है जाने के बाद, ठीक है। यह जो है विशेष रोग, देखिए रोग विशेष के व्यक्ति को सुरक्षित करता है। रोग विशेष के मतलब सभी स्पेशल रोग के लिए स्पेशल टीके बने हुए हैं, वैक्सीन बने हुए हैं, और जो वैक्सीन दिया जाता है उसे हम लोग वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कहते हैं, जो विशेष संक्रामक रोगों के लिए दिया जाता है, सभी विशेष रोगों में सभी विशेष टीकों को, ठीक है, जो क्या करता है
संक्रामक रोग के विपरीत कृत्रिम सुरक्षा उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पे देखिए प्रतिरोधक क्षमता रोग विशेष से व्यक्ति को सुरक्षित करती है, मतलब रोग से सुरक्षित करती है। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में किसी विशेष संक्रामक रोग के प्रति कृत्रिम सुरक्षा उत्पन्न की जा सकती है। इसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो भी हम लोग टीकाकरण देते हैं वह एक हमारा क्या होता है, कृत्रिम सुरक्षा प्रदान करता है, जो बाहर से लेते हैं। अगर हमारा शरीर ऑटोमेटिक अगर जनरेट करता है तो वह हमारा प्राकृतिक सुरक्षा होता है, ठीक है, समझ गए। जो हमारा शरीर भी इम्यूनिटी क्या होता है, बनाता है। अगर शरीर हमारा बनाने में असमर्थ हो जाता है तो वही संक्रमण अटैक करता है, और वो संक्रमण अटैक होता है तो बाहरी से कोई टीका लेता है या दिया जाता है तो वह जो है क्या होता है, अपना रंग दिखाता है और उस विशेष रोग को ख़त्म करता है या मारता है जिसके लिए टीका लिए हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से यही इम्यूनिटी होता है, आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्यूनाइजेशन का परिभाषा, ठीक है, इम्यूनाइजेशन का परिभाषा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्यूनिटी का परिभाषा है। ओके, चलिए अब इसका क्या उद्देश्य होता है, आखिर इम्यूनिटी क्यों जो है जरूरी होता है शरीर को, ठीक है। तो देख लीजिए रोग प्रतिरक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या क्या है, देख लीजिए। विभिन्न प्रकार के रोगों से संक्रमित होने से पूर्व ही बच्चों को रोगों से सुरक्षा प्रदान करने, जैसे बच्चा जन्म लिया तो उसको BCG दिया जाता है, ठीक है, BCG OPV ये सब दिया जाता है ना, हेपेटाइटिस का। तो ये सब इसलिए दिया जाता है ताकि बाद में चल के बच्चे को कोई बीमारी ना हो, इस प्रकार का, इससे सुरक्षा के लिए, समझ गए। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मानव के स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि करने के लिए। इसके द्वारा ये भी होता है कि मानव के स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि होता है। ओके, बच्चों में मृत्यु दर को कम करने के लिए। अब बच्चा जन्म लिया, उसमें संक्रमण हो जाएगा, ठीक है, तो उसका मृत्यु हो सकता है। तो इसलिए बच्चे को जन्म लेने के तुरंत बाद एक टीका दिया जाता है ताकि बच्चे को इस संक्रमण से जो है मृत्यु न हो, ठीक है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए, कोई ऐसे इन्फेक्शन रोगे हैं, इन्फेक्टियस डिजीज है, उसको रोकथाम करने के लिए। नागरिकों की आयु दर एवं स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि करने के लिए। अब रोग नहीं होगा तो आयु ज़्यादा होगा, और आयु ज़्यादा होगा तो स्वास्थ्य में वृद्धि होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये सब कुछ उद्देश्य था, जिसके कारण जो है टीका यानी जो है इम्यूनिटी शरीर को चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इम्यूनिटी के प्रकार देखेंगे। मेन क्वेश्चन अब आपका आया, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि इम्यूनिटी क्या होते हैं, इम्यूनिटी के प्रकार बताइए, ठीक है। तो इम्यूनिटी के बारे में जितना आप जानते हैं, जितना मैं बताया हूं, लिख दीजिएगा, उसके बाद इसके प्रकार को लिखिएगा। ओके, प्रकार में देखिए इम्यूनिटी जो होता है, रोग सुरक्षा या प्रतिरक्षा, मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं। इस दो प्रकार को दिमाग में बैठा लीजिए। पहला प्रकार होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक रोग क्षमता, इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी। ओके, और दूसरा होता है उपार्जित रोग क्षमता, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उपार्जित मतलब जो अर्जित किया गया हो किसी न किसी माध्यम से, और नेचुरल मतलब जो ऑटोमेटिक हमारा जो है बनता हो शरीर में, ठीक है। तो यह जो है एक प्राकृतिक होता है और एक उपार्जित होता है। इसे स्वाभाविक भी कहते हैं, इसे उपार्जित कहते हैं। इनेट या नेचुरल और एक्वायर्ड, समझ गए चीज़ को। चलिए अब पहला है इनेट या नेचुरल। तो इस चीज़ को देखिए, वह प्रतिरक्षा जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्वतः पहुंचती है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं साथियों। इनेट या नेचुरल का मतलब होता है कि प्राकृतिक, मतलब यह जो होता है कि कोई बच्चा जन्म लिया तो उसके माँ से उसके बच्चे को मिला, ठीक है। तो उस प्रकार की इम्यूनिटी जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। तो इस प्रकार के इम्यूनिटी को जो हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, ठीक है। और यह दो प्रकार के होता है, समझ गए चीज़ों को। चलिए दो प्रकार के मीन्स कहा जाए तो पहला होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी के मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा किसी निर्धारित रोग के विरुद्ध कार्य करता है। अब नेचुरल ऑटोमेटिक वाला जो इम्यूनिटी जनरेट होता है पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी में चलता है, तो यह जो होता है स्पेसिफाई होता है। पहला स्पेसिफाई होता है, जैसे मैं बताता हूँ कोई रोग है, ठीक है, और उस रोग के विरुद्ध में स्पेशल उसी रोग को लिए रोकता है हमारा ऑटोमेटिक जो जनरेट हुआ इम्यूनिटी है। तो यह क्या होता है कि उसी किसी खास बीमारी के विरुद्ध काम करेगा, तो वह स्पेसिफाई हो जाता है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरक्षा हो जाता है। दूसरा है नॉन स्पेसिफाई, ठीक है, नेचुरल में दूसरा है नॉन स्पेसिफाई, याद रखिएगा, ठीक है। यह प्रतिरक्षा एक से अधिक सूक्ष्म जीवाणुओं को विरुद्ध करता है। यह प्रतिरक्षा सभी स्तन वर्ग के प्राणियों में पाई जाती है। अब चूंकि नॉर्मल है तो सबके बॉडी में पाया जाता है, जो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा होता है, पीढ़ी से मिलता है, ठीक है, एक से दूसरे पीढ़ी को ऑटोमेटिक पहुंच जाता है इस प्रकार की इम्यूनिटी। तो ये जो होता है स्पेसिफाई जो होता है वो तो किसी विशेष सूक्ष्म जीव के प्रति जो है काम करेगा। लेकिन नॉन स्पेसिफाई में ये होता है कि यहाँ पे जो भी प्रतिरक्षा होगा, मतलब जो भी इम्यूनिटी हमारे शरीर में है, वह एक से अधिक सूक्ष्म जीवाणुओं को जो है विरुद्ध काम करेगा, यानी उसके वृद्धि को रोकेगा या उससे समाप्त करेगा। तो यह जो है क्या हो,
ये जो है क्या होगा कि नॉन स्पेसिफिक जो है आपके क्या हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एक है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ओके, तो जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है वह जो है किसी विशिष्ट रोग के प्रति काम करेगा, और जो नॉन स्पेसिफिक होगा वैसा इम्यूनिटी हमारे संपूर्ण जो है कई सारे सूक्ष्म जीवाणुओं के विरुद्ध में काम करेगा। ठीक है, जो सभी प्रकार के जो भी स्तनवर्ग प्राणी हैं उसमें यह पाई जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब हम लोग बी नंबर का दूसरा जो था वह है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे से समझिएगा। जो उपार्जित रोग क्षमता है, ठीक है, या उपार्जित प्रतिरक्षा है, यह देख लीजिए, यह जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली रोग क्षमता होती है तथा सक्रिय, एक्टिव और निष्क्रिय दो प्रकार की होती है। यह क्या होता है कि यह जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली रोग क्षमता होती है तथा सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार की होती है। साथियों, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है यह जन्म के बाद उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा ऊपर में था नेचुरल वाला या इनेट वाला, वह व्यक्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये क्या होता है कि जन्म के बाद उत्पन्न होता है। वह जो है जन्म के, जैसे बच्चा जन्म लिया और माँ से जो है बच्चे को इम्यूनिटी मिल गया, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा इनेट वाला, नेचुरल वाला, जो ऑटोमेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी मिल जाता है। लेकिन ये जो है एक्वायर्ड है, यह जन्म के बाद जो है उत्पन्न होता है इस प्रकार के प्रतिरक्षा शरीर में। ठीक है, और यह एक्टिव और एक पैसिव दो प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए पहला देखिएगा एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है सक्रिय रोग क्षमता का अर्थ है कि व्यक्ति में किसी एंटीजन के प्रति अनुक्रिया हुई और उसमें उसकी अपनी एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। उपार्जित इम्यूनिटी किसी विशिष्ट एंटीजन के प्रति होती है। यह भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक्टिव भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन एक्टिव वाला जो होता है ना, इसमें होता यह है कि मान गया किसी व्यक्ति में एंटीजन है, ठीक है, अब एंटीजन ही क्या करता है, देखिए एंटीबॉडी हमें क्या करता है कि शरीर को बताता है कि फलाना रोग जो है शरीर में प्रवेश किया, फलाना संक्रमण प्रवेश किया, और एंटीजन जो है क्या करता है कि उस रोग के सूक्ष्म जीवाणुओं को खोजता है और उसको मार देता है। ठीक है, जैसे समझिए दो आदमी हैं, एक आदमी घात लगा के बैठा हुआ है, ठीक है, कि आएगा उसको हम चाँप देंगे, मतलब खा जाएंगे, और उसके पहले जो आदमी है वो देख रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सीधा समझिए कि जो है एक्टिव वाला में होता है कि एंटीबॉडी पहचानता है शरीर में कि कौन से रोग सूक्ष्मजीव प्रवेश कर रहा है, ठीक है, और एंटीजन उसको क्या करता है, समाप्त कर देता है उस रोग को। तो ये जो है एंटीबॉडी किसको बताएगा, एंटीजन को बताएगा कि फलाना रोग प्रवेश कर रहा है, इसको तुम समाप्त कर दो। तो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है यह सक्रिय रोग क्षमता का अर्थ है कि व्यक्ति में किसी एंटीजन के प्रति अनुक्रिया हुई, उसमें उसकी एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। उपार्जित इम्यूनिटी किसी विशिष्ट एंटीजन के प्रति होती है। यह भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एंटीबॉडी क्या करता है, पहचानता है, ठीक है, और एंटीजन जो है अपना क्रिया करता है, मतलब काम करता है और उसे मार देता है। जैसे ही हमारे शरीर में कोई संक्रमण प्रवेश करेगा, सबसे पहले एक्टिव कौन होगा, तो एक्टिव एंटीबॉडी होगा। अब जैसे ही एंटीबॉडी एक्टिव होगा, हलचल होगा, तो एंटीजन समझ जाएगा कि वो कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ है, शरीर में कुछ ना कुछ प्रवेश किया है, तभी एंटीबॉडी जो है हलचल कर रहा है। तो जैसे ही एंटीजन को ये पता चल जाएगा कि हलचल शुरू है, तो सीधा जो है एंटीजन से एंटीबॉडी से कनेक्ट करेगा और एंटीबॉडी कह देगा कि हाँ ये बात सही है कि ये कोई संक्रमण प्रवेश कर गया है। तो एंटीजन जो है उससे क्या करेगा, तुरंत अपना क्रिया करेगा, काम करेगा, और काम वहाँ करेगा जहाँ पे उसके विशिष्ट, उसके ताकत का, उसके अंदर का काम का होगा, मतलब इसके कैपेसिटी का होगा, वहाँ ये काम करेगा और उसको क्या करेगा, मार देगा। अगर इसके क्षमता का, एंटीजन के क्षमता का नहीं होगा वह सूक्ष्म जीव कि उसे नष्ट कर दे, तो ये बेचारा छोड़ देगा, ये खुद नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह जो होता है इस प्रकार के जो एंटीजन होता है, तो ये जो है एक्टिव इम्यूनिटी यही चीज़ें है। मैं बता दिया कि उपार्जित इम्यूनिटी किसी भी विशिष्ट एंटीजन के प्रति होती है। यह भी दो प्रकार के, मतलब ये जो एंटीजन होगा यह विशिष्ट के प्रति होगा, विशिष्ट रोगों के प्रति उत्पन्न करेगा, अपना काम करेगा, और यह भी दो प्रकार के होगा, सक्रिय रोग क्षमता। ठीक है, चलिए यह एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि अप्राकृतिक, मतलब निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित। ओके, तो मानव निर्मित का मतलब है कि देखिए यहाँ पे टीकाकरण, जैसे जो भी टीकाकरण विकसित किए जाते हैं वह मानव निर्मित ही होता है। जैसे टाइफाइड, पोलियो आदि रोग के जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन के द्वारा जो है विकसित किया जाता है, और यह जो होता है जैसे टाइफाइड का है तो टाइफाइड के लिए ही होता है, पोलियो का है तो पोलियो के लिए ही काम करेगा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है आपके, ये सब काम करता है कहाँ पे, विशिष्ट रूप में काम करता है, जिसके लिए तैयार होगा उसी के लिए काम करेगा। समझ गए। चलिए बी नंबर का देखिएगा, प्राकृतिक रूप से उपार्जित, नेचुरल एक्वायर्ड। समझ गए, नेचुरल वाला है तो इस प्रकार के जो होता है वह प्रतिरक्षा शरीर में किसी रोग के आक्रमण के उपरांत स्वयं ही विकसित हो जाती है। जो नेचुरल वाला होता है, जैसे मान गए शरीर में कोई टीका पड़ा हुआ है पहले, समझ गए,
वाले कोई टीका पड़ा है। अब टीका पड़ा है तो कहाँ है क्या पता, तो जैसे ही कोई आक्रमण करता है रोग शरीर पर तो ऑटोमेटिक जो है उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के टीका को नेचुरल एक्वायर्ड कहते हैं। ठीक है यह एक्वायर्ड ही ठीक है एक्वायर्ड ही, लेकिन यह नेचुरल है, यह स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे मिजल्स का, डिप्थीरिया का रोग के उपरांत शरीर के स्वयं उनसे लड़ने की शक्ति को अर्जित कर लेता है। जैसे ही कोई चीज़ें आया और देख लिया कि ओहो हो इसको तो ख़त्म कर देना है मिजल्स को, डिप्थीरिया को, तो यह बेचारा जो है तुरंत जो है एक्टिव हो जाता है और लड़ने लगता है। ओके, दूसरा है निष्क्रिय उपार्जित, मतलब पैसिव इम्यूनिटी। अभी जो दो प्रकार के हम लोग एक्वायर्ड वाला देख रहे हैं ना, यह जो है एक्वायर्ड वाला जो हम लोग देख रहे हैं, यह दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के कौन कौन, एक हमारा था आपका निष्क्रिय एक्टिव और एक पैसिव। अब एक्टिव में भी दो प्रकार के था, एक था आर्टिफिशियल और एक था हमारा नेचुरल, तो वो देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी पैसिव इम्यूनिटी देखते हैं। एक व्यक्ति में उत्पन्न एंटीबॉडी को बीमारी के प्रति सुरक्षा करने के लिए दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किए जाने की निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिरक्षा कम समय के लिए होता है, इसको निम्न प्रकार से उपार्जित किया जाता है। इसका मतलब है निष्क्रिय का मतलब है कि एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति में जो एंटीबॉडी बनता है और यह जो है शरीर में क्षमता उत्पन्न करता है, इसी को हम लोग निष्क्रिय उपार्जित कहते हैं। जैसे माँ से बच्चे में, माँ के शरीर से जो भी एंटीबॉडी है बच्चे में गया तो बच्चे को रोग से बचाता है, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाता है। तो यही होता है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित की जाने वाली जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार के प्रतिरक्षा कम समय के लिए ही होती है, इसको निम्न प्रकार से उपार्जित किया जा सकता है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, कॉन्जेंटल जन्मजात जो होते हैं उनमें प्राप्त होता है माँ से। ठीक है, उसके बाद है एंटी सीरम का इंजेक्शन लेने से, मतलब जो टिटनस होता है उसका इंजेक्शन लेने से, गामा ग्लोबिन के लेने से, ठीक है ना, गामा ग्लोबिन के लेने से। तो ये सब जो है हमारे जो है आपके होते हैं, जो क्या होते हैं, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं। तो अब समझिए चीज़ों को, आप यहाँ पे समझिए, हम लोग पढ़े हैं इम्यूनिटी दो प्रकार के था, पहला था इनेटिव नेचुरल और दूसरा था आपका क्या चीज़, एक्वायर्ड। ठीक है, दूसरा था क्या चीज़, एक्वायर्ड। तो इस प्रकार से दो टाइप पढ़े हैं। पहला टाइप जो हम लोग पढ़े हैं इनेटिव जो पढ़े हम लोग प्राकृतिक वाला, उसमें जो है हम लोग देखे हैं। दूसरा जो हम लोग पढ़े हैं इसमें हम लोग दो प्रकार देखे, ठीक है, दो प्रकार, एक एक्टिव और एक पैसिव। और जो हम लोग एक्टिव वाला देखे हैं उसमें भी दो प्रकार था, एक आर्टिफिशियल और एक क्या चीज़, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। अब जो हम लोग दूसरा देखे हैं पैसिव वाला, उसमें हम लोग तीन चीज़ें एग्जाम्पल में देखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से उपार्जित कर सकते हैं, जैसे कॉन्जेंटल जन्मजात यह उपार्जित होता है। ठीक है, एंटी सीरम का इंजेक्शन लेकर, गामा ग्लोबिन का ये चीज़ें लेकर जो है स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार से आपका इम्यूनिटी समाप्त होता है। इम्यूनिटी का प्रकार मैं बता दिया, इम्यूनिटी क्या होता है वो मैंने बता दिया, और आज हम लोग ब्रेस्ट कैंसर भी देख लिए। ओके।